हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक और नए सेशन के साथ आ चुका हूं और ये जो सेशन है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है और उसी सीरीज में एक और नया चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, वो आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 होगा, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिए, बाकी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के लिए पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाले हैं, है ना। जैसे कि हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को भी 3 पार्ट्स में बनाया, हमने हमारे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी 3 पार्ट्स में बनाया, इसी तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को भी हम 3 पार्ट में कवर करने जा रहे हैं और ये है हमारा पार्ट नंबर 1। चलिए, ये तो बात हो गई भैया कि हमारे सेशन का टारगेट क्या है। अब मैं जरा बता देता हूं कि जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं और जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो 2 नंबर के आते हैं। तो उन्हीं 1 मार्क क्वेश्चंस और 2 मार्क क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। भैया कहां पे कवर करेंगे सर? तो ये हम कवर कर रहे हैं कहां पे? मैग्नेट ब्रेन्स पे कवर कर रहे हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। और ये वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, और अगर और अपनी सुविधा के अनुसार बेटर प्लेस चाहते हो तो वो है मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com। जाओ, वहां पे वीडियोस जो है बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में अरेंज है, आसानी से आप अपना कोर्स किसी भी क्लास का कंप्लीट कर सकते हो। और एक और खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए लेके आया है मैग्नेट ब्रेन्स एक नया चैनल जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पे हम आपको साइंस हिंदी में पढ़ाएंगे, मैथ्स हिंदी में पढ़ाएंगे, सोशल साइंस भी हिंदी में पढ़ाएंगे और बाकी बचे जितने सब्जेक्ट्स उन सबको भी हम हिंदी में पढ़ाएंगे। ये तो बात हो गई मैग्नेट ब्रेन्स की तारीफों की। अब बात कर लेते हैं भैया इस सेशन की। टारगेट ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव और जो है वेरी शॉर्ट आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा क्वेश्चन से और ये रहा आपका सवाल नंबर 1 और ये है 1 नंबर का यानी कि कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? अच्छा, कब पूछा गया है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2020 में, यानी कि काफी रीसेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपीज। अरे लो भैया, आपको एक एपी दी है और बोल रहे कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। अब कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना तो सभी को आता है, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं कि अगर आप अपने एपी का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो बस आपको इतना करना है कि आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है। आगे वाला टर्म कौन सा है? तो आगे वाला टर्म है 1 माइनस पी अपॉन पी और पीछे वाला टर्म कौन सा है? वो है आपके पास 1 अपॉन पी। बस इनको सब्सट्रैक्ट करो, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करें सर? तो देखिए जरा, देखो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। अरे वाह भाई, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन है। ऊपर क्या है? 1 माइनस पी है, पीछे क्या है? -1 है। ये 1 ने इस -1 को उड़ा डाला तो ऊपर क्या बना? ऊपर माइनस पी बना। नीचे क्या बना? नीचे पी बना। अरे पी से माइनस पी कैंसिल, ऊपर क्या बना? ऊपर -1 बना। यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया? वो आ गया -1। अरे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे भैया? तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे कि हमारे इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। आपको नंबर मिल चुके हैं 1, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं हम अगले सवाल पे और ये है सवाल नंबर 2। वापस से अरिथमेटिक का ही तो है, डिस्कशन ही एपी पे है तो सवाल भी तो उसी के होंगे। वापस से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, 2020 में आपसे पूछा गया है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है द nth टर्म ऑफ द एपी इज। ये रही आपके पास एपी और आपसे इस एपी का nth टर्म पूछा जाता है। चलिए देखिएगा भैया, एपी है आपके पास क्या? a, 3a, 5a और ऐसे चलती जा रही है। अगर मैं इसके फर्स्ट टर्म की बात करूं, किसकी बच्चों? अगर मैं एपी के फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो तो a है। अगर मैं एपी के
कॉमन डिफरेंस की बात करूं, कॉमन डिफरेंस की बात तो करनी पड़ेगी। किससे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, किससे दिखाते हैं कॉमन डिफरेंस? तो स्मॉल डी से हम दिखाते हैं कॉमन डिफरेंस। और वो कैसे आएगा? तो दो कोई से भी टर्म्स को चुन लीजिए, कोई से भी नहीं सर, आगे पीछे वाले, और आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए, यानी कि 3a में से a घटाया, मुझे 2a मिल गया। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया, मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया। और मुझे अगर nth टर्म चाहिए तो nth टर्म का मतलब होता है an, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1d। अरे ये a1 क्या होता है सर? a1 होता है आपके AP का फर्स्ट टर्म। तो a1 की जगह हमने a डाल दिया, भैया n की जगह तो n रहेगा, कॉमन डिफरेंस की जगह हम क्या डाल देंगे? 2a डाल देंगे। चलो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए जरा, इधर a है, इधर 2a है, तो और इसमें से a को कॉमन ले लो। चलो ले लो a को कॉमन, a बाहर आ गया तो अंदर, यहां से तो a चला गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये देखो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे n-1 बचेगा, और ये 2 बाहर में है और किस में है? मल्टीप्लाई में है। चलो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a है, अंदर देखो जरा, ये 1, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू n आपके पास 2n मिलेगा, 2 इंटू 1 आपके पास 2 मिलेगा, लेकिन बीच में किसका साइन है? माइनस का साइन है। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a बन गया, इधर देखो ये 2n को मैंने आगे लिख दिया, 1 है और -2 है, तो एक में से 2 को घटा रहा हूं, मुझे -1 मिल जाएगा। यानी कि जो मेरे AP का nth टर्म है वो कितना हो गया? a मल्टीप्लाइडेड बाय 2n-1। इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, ऐसा करो, ये जो 2n-1 है इसको आगे लिख दो और a को जो है पीछे लिख दो। तो इन सभी में से कौन से ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है? तो अगर ध्यान से फोकस से देखोगे तो वो रहा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या हो गया? क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, हमें वापस से कितने नंबर मिल गए? 1 नंबर यहां पे मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 के बाद बारी आ जाती है किसकी? बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की। कब पूछा गया है आपसे? तो अगेन 2020 में पूछा गया है। कितने मार्क्स का पूछा गया है? तो 1 मार्क का आपसे पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये आपके पास है अजीब सी चीजें, आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज। भैया आपके पास AP के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और आपसे बोला जा रहा है कि x की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? x की वैल्यू बताओ, जिससे ये तीनों किस में हो जाएं? AP में हो जाएं, और कैसे टर्म्स हो? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो। तो देख लो भैया, बहुत आसान काम है, पहले टर्म्स को लिख लेते हैं। पहला टर्म है आपके पास 2x, अगला टर्म है आपके पास x प्लस 10, और उसका अगला टर्म है आपके पास 3x प्लस 2। तो ध्यान से सुनिएगा अप्रोच। मैंने आपको बोला था कि AP में कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है। अब कॉमन डिफरेंस हम निकाले कैसे? तो पहले इन दोनों टर्म्स को चुन लो। इन दोनों टर्म्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस आप निकालना चाहते हो तो आगे वाला टर्म क्या है? x प्लस 10, इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए पीछे वाला टर्म जो कि है 2x। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x। इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, ये देखिए जरा, ये 10 को मैं आगे लिख देता हूं, x में से 2x मैं घटा रहा हूं, x में से 2x मैं घटा रहा हूं, इसको ऐसा लिख दो ना 1x। तो 1x में से 2x मैं घटा रहा हूं, तो 1 में से 2 घटाओ -1 पाओ, और x कॉमन है तो भैया x लगा दो। अब 1x लिखने का तो मतलब है नहीं, यानी कि आप 10 माइनस x लिख दो। ऐसा ही काम बच्चों हम इन दोनों टर्म्स पे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि यहां पे भी तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो अगर यहां पे हम कॉमन डिफरेंस निकाले तो आगे वाला टर्म है आपके पास 3x प्लस 2, इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे पीछे वाला टर्म, यानी कि कौन? x प्लस 10। जल्दी सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 3x प्लस 2, इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -x, ये बनेगा -10, और इधर देखिए जरा, ये 3x है और x है। अरे x नहीं है, कौन है सर? ये 1x है। कौन है बच्चों? 1x है, यानी कि 3 में से 1 घटाओ 2 पाओ, कॉमन वेरिएबल x है तो x लगाओ। ये 2 माइनस 10, ये देखो जरा, +2 और ये -10, तो 2 में से 10 घटाओगे, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो -8 पाओगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपके इस केस में कितना आ गया? 2x - 8। अरे इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 10 - x। अब मुझे एक बात बताओ, AP 1 है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर, यानी कि इन दोनों कॉमन डिफरेंस को आप इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 10 - x को आप 2x - 8 के बराबर
रख दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो ये जो -8 है ना बच्चों, इसको RHS से LHS में ले आओ और ये जो -x है इसको LHS से RHS में भेज दो। चलो जल्दी करते हैं। तो जब ये -8 इस तरफ आया तो ये 10 + 8 हो चुका है, और जब ये -x उस तरफ गया तो ये 2x + x हो चुका है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 + 8 आपके पास होता है 18, 2x + x होता है आपके पास 3x। अगर आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड लगा दो तो क्या होगा? अगर दोनों तरफ 3 से डिवाइड लगाओगे तो ये बनेगा 18/3 बराबर x। अब मुझे जल्दी से बताओ 18/3 क्या होता है? अरे भाई 6 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। इन सभी ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में 6 है? तो भैया ए वाला ऑप्शन 6 है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है टिक हो चुका है। डन, हो गया क्वेश्चन खत्म, यानी कि हमको 1 नंबर मिल गए। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़े टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है, ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही हलवे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा सर, कुछ बच्चों के मन में डाउट है। क्या डाउट है सर? डाउट ये है टर्म 2 तो सब्जेक्टिव एग्जाम है, आप करवा रहे हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सुनो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके टर्म 2 में डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो क्यों करवाया सर आपने? 3 क्वेश्चन करवा दिया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। इतना कीमती टाइम है हमारा, क्यों वेस्ट किया आपने? भैया आपको क्वेश्चन में ऑप्शन सुनना, अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्वेश्चन है, अरे कहां गया, हाँ आ गया। आपके पास यही क्वेश्चन है और ये लो, मैंने ऑप्शंस को क्या कर दिए? गायब कर दिए। देखो गायब होते दिख रहे हैं। क्वेश्चन यही है, बस ऑप्शंस को क्या कर दिए मैंने? गायब कर दिए। लो बन गया 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या गड़बड़ी है भैया? क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं है। अब सवाल नहीं पूछ सकते क्या? पूछ सकते हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन दिए हैं या नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात, और इसमें अगर बनता है तो लो भाई ऑप्शन आ गए, टिक कर दो ये वाला। अरे वाह सर, आप तो जादू कर देते हो, ऑप्शन भी गायब कर देते हो। चलो भैया अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। कब पूछा गया था सर? पहले तो ये बताओ। तो ये सवाल आपको पूछा गया था अगेन 2020 में, 1 नंबर में आपको ये पूछा गया था। पढ़ लेते हैं सवाल को। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन इट्स 10th टर्म इज। अरे बाप रे, इतना लल्लू सवाल, ये तो सर हमने यूं ही कर दिया। चलो यूं ही कर दिया होगा तुमने, मैंने मान लिया, पर फिर भी देख लो भैया, एपी का फर्स्ट टर्म जो है आपको दिया गया है पी, और आपको एपी का कॉमन डिफरेंस दिया गया है क्यू। आपसे बात हो रही है 10th टर्म की, यानी कि आपसे बात चल रही है a10 की। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक फॉर्मूला an का, जो कि होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, और वो होता है आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अरे यहां पे हमें 10th टर्म निकालना है, यानी कि n की जगह क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे। अरे फर्स्ट टर्म की जगह क्या पुट कर देंगे? p पुट कर देंगे। कॉमन डिफरेंस की जगह क्या पुट कर देंगे? q पुट कर देंगे। चलिए फटाफट पुट कर देते हैं। तो ये हो गया a10, ये a1 की जगह क्या? p आ चुका है, n-1 यानी कि 10-1, कॉमन डिफरेंस की जगह q आ चुका है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो p 10 में से 1 गया 9, तो आंसर बन चुका है आपके पास क्या? p + 9q। फटाफट ऑप्शन देखो, फटाफट ऑप्शन देखो, ये रहा सर c वाला ऑप्शन, यानी कि चौथे सवाल का आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपके पास c। आपको नंबर कितने मिल गए? नंबर मिल गए 1। यहीं पे ऑप्शन गायब कर देंगे, सवाल पूछ लेंगे। तुम बोलोगे अरे भैया ऑप्शन नहीं आया, क्या करें? अरे ऑप्शन जरूरी थोड़ी है, सवाल जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, जरूरी थोड़ी है कि ऑप्शन दे। तो इस तरीके से आपको जो है हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और इसीलिए मैंने इन ऑब्जेक्टिव को भी यहां पे डिस्कस करवाया। वरना किसी और जगह पढ़ोगे ना तो वो लोग इस सवाल को ये सोच के छोड़ देते हैं, अरे ये तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू थोड़ी आएगा। एमसीक्यू नहीं आएगा, पर क्या क्वेश्चन नहीं आ सकता? आ सकता है सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे होता है खत्म, और बारी किसकी आती है? तो बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 5 की, और ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5। चलो पढ़ ले क्वेश्चन को। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको एपी दिया गया है और आपसे कॉमन डिफरेंस की डिमांड की जा रही है, यानी कि क्या करना है बच्चों? आप जानते हैं कि कोई भी 2 टर्म्स पिक कर लेने हैं जो आजू बाजू के हो। तो ये लो, इन दोनों टर्म्स को मैंने पिक कर लिया क्योंकि ये आजू बाजू के हैं। तो पहला टर्म कौन है? पहला है 1/a, और अगला कौन है? अगला है 3 - a/3a। चलो भाई, अब इनको क्या करना है? माइनस। किस में से किसको माइनस करना है? तो
आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। तो अगर कॉमन डिफरेंस में निकालना चाहता हूं तो आगे वाला क्या है, आगे वाला है आपके पास 3 - a अपॉन 3a, और इसमें से आप घटा दीजिए किसको, 1 अपॉन a को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखो जरा, इसका और इसका एलसीएम, 3a और a का एलसीएम डायरेक्ट बता दूं, ये होगा 3a। क्या हो जाएगा बच्चों, 3a हो जाएगा। अब देखो इधर 3a है, एलसीएम 3 आया है, कोई टेंशन की बात नहीं। या फिर चलो इसको एक और शॉर्ट ट्रिक से कर देते हैं। आपको भैया शॉर्ट ट्रिक हम ऐसी सिखाएंगे कि आपको एग्जाम में काम आएंगे। देखिए जरा, यहां पे डिनोमिनेटर 3a है और वहां पे डिनोमिनेटर a है। क्या करोगे, तो ऐसा करो ना, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों, तो देखो जरा, ये हो जाएगा 3 - a, इधर 3a, इधर तुमने 3 ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया, इधर तुमने 3 नीचे मल्टीप्लाई किया, ये 3a बन गया। अरे ये तो गजब हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। और डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया सर, इसके आगे का जादू तो हम जानते हैं कि न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेंगे। आगे बढ़िए सर, तो ये देखिए जरा, ये 3 - a है, ये -3 है और डिवाइडेड बाय 3a है। तो क्यों ना मैं 3 और -3 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, और ये ऊपर बनता है -a, नीचे बनता है 3a, तो क्यों ना मैं a और a को कैंसिल कर दूं। तो आंसर बन चुका है आपके पास -1/3। कितना बन चुका है, -1/3। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो भाई कॉमन डिफरेंस आ गया है -1/3। सर ऑप्शन तो है ही नहीं, कोई बात नहीं ना, तुम लिख देना कि जो कॉमन डिफरेंस है आपका कितना है, वो है आपके पास -1/3। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाता है यहां पे खत्म। नंबर कितने मिल गए आपको इसके लिए, नंबर मिल गया आपको 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बारी आ जाती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। वापस से कब पूछा गया था, तो 2019 में आपको पूछा गया था 1 नंबर के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फाइंड द 21st टर्म ऑफ द एपी। तो भैया ये आपको एपी दे दी गई है और आपसे डिमांड की जा रही है कि इस एपी का 21st टर्म यानी कि 21वां पद, 21वां टर्म आप निकाल दीजिए। तो 21वां टर्म निकालने के लिए पहले आपको एपी का फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा। तो एपी के अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं मैं, तो ये रहा आपके एपी का फर्स्ट टर्म -4(1/2), जो कि आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कि 2 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उसको 1 में ऐड कर दोगे। तो 2 4 जा 8, अरे सर 8 इधर थोड़ी लिखा था, इधर तो डिनोमिनेटर लिखाएगा सर। 2 4 जा 8 और 8 + 1 9। इस माइनस का टेंशन मत ले लेना, माइनस आप बाहर छोड़ देना, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है आपके पास -9/2 बन रहा है। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे सर, ये बताओ। तो बच्चों सुनो, कॉमन डिफरेंस के लिए कुछ नहीं करना, आपको 2 टर्म्स उठाने हैं आजू बाजू वाले। तो ये उठा लिए मैंने आजू बाजू वाले और आगे में से पीछे को घटा दिया। आगे वाला क्या है -3, पीछे वाला क्या है, अरे पीछे वाला तो सर ये है, अरे इसी को सॉल्व करके तो ये लाए हो, तो इसमें से भैया तुम इसको कर दो सब्सट्रैक्ट। चलो अब क्या करेंगे, इधर देखना, ये -3 माइनस प्लस, ये क्या बन गया 9/2। अब क्या करोगे सर, डिनोमिनेटर 1 है, वही जादू जो हमने पिछले सवाल में किया था। डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। कैसे डिनोमिनेटर को सेम बनाए, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए यहाँ पे -3/1 है बच्चों, यहाँ पे आपके पास 9/2 है। तो क्यों ना यहाँ पे 2 और क्यों ना यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए। तो ये बन जाएगा आपके पास -6, अरे सर 3 2 जा 6 माइनस का और 1 2 जा 2, यहां पे आपके पास 9/2 बन गया। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर तो कॉमन हो गया, ये -6 + 9 और 9 में से 6 घटाओगे तो आपको 3/2 मिल जाओगे। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों कितना है, 3/2 है। आपको तो निकालना है बच्चों 21st टर्म यानी कि A21। ये काम कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास है कितना -9/2, और मैं आपको याद दिला देता हूं फॉर्मूला जो nth टर्म का था, वो क्या हुआ करता था, A1 + n-1 इंटू डी। अब n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे, अरे भैया 21 पुट करेंगे और क्या पुट करेंगे, तो A21, और फर्स्ट टर्म की जगह क्या -9/2 n-1, यानी कि यहां पे 21 - 1। कॉमन डिफरेंस की जगह क्या, कॉमन डिफरेंस की, अरे ये 3/2, लो भैया हमने पुट कर दिया। जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल है ना। A21 की वैल्यू हो जाएगी, इधर तो -9/2 रहेगी। ये देखिए 21 - 1 20, इधर क्या है बच्चों 3/2 है। इधर 2 से कैंसिल मत कर देना। क्यों मत करना, तो बता रहा हूं कारण, डिनोमिनेटर में सेम रखना चाहता हूं जिससे फ्रैक्शन आसानी से ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाए। तो ये आप -9/2 रहने दीजिए। 20 × 3 आप जानते हैं कि 60/2 बनेगा। अब देखो डिनोमिनेटर कॉमन है ना, हमारा काम जो है आसान हो गया।
गया। तो 60 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, मैं याद दिलाऊं? अच्छा सर पहले स्टेप बाय स्टेप करो ना, ये -9 बन गया, ये +60 बन गया, डिवाइड आपने 2 से लगाया, तो A21 की वैल्यू जो है 60 माइनस 9 होता है आपके पास 51/2, यानी कि जो आपका 21st टर्म है वो कितना हो गया, वो हो गया आपके पास 51/2। तो अगर आपने इतना कर लिया यानी कि ये सवाल आपका होता है खत्म, 1 नंबर आपको जो हो जाते हैं प्राप्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बारी किसकी आ जाएगी, बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि कितने नंबर का है, जो कि आपके 1 नंबर का है। कब पूछा गया था, तो 2019 में आपसे पूछा गया था। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो देखिए पहला कौन सा 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, बहुत देर सोचा, तो मैंने सोचा अरे वो अपना 12वां था ना, 12 वो नंबर है पहला। 2 डिजिट समझते हो ना बच्चों, 2 डिजिट का मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट होते हैं, जैसे 1 जो है वो 2 डिजिट नंबर नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ 1 डिजिट ही है। सुनना, तो 12वां जो था वो पहला नंबर था जो कि 2 डिजिट भी था और 3 से डिविजिबल भी था। अच्छा 12 के बाद क्या आया, 15 आया, 15 के बाद क्या आया, 18 आया, और ऐसे चलते गए। ऐसा आखिरी कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो मैंने सोचा क्यों ना 99 को ट्राई किया जाए। और आप जानते हैं कि हाँ जी सर 99 जो है आपका वो 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। इस तरीके से आपके सामने एक सीरीज है, क्या ये सीरीज एपी है, तो देखने से हमको समझ आता है कि हाँ सर बिल्कुल, 12 में 3 जोड़ा तो 15 मिला, 15 में 3 जोड़ा तो 18 मिला, और ऐसे ऐसे हम जा सकते हैं। यानी कि हमने इस एपी का फर्स्ट टर्म निकाल लिया और वो है 12, और हमने एपी का कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया जो कि है 3, और हमें ये वाला टर्म तो मालूम नहीं, तो इसको बोल देते हैं हम nth टर्म। क्या बोल देते हैं, nth टर्म। लेकिन सर nth टर्म का तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an जो होता है वो होता है a1 प्लस n-1d। अरे वाह भाई वाह, an की वैल्यू देखो कितनी है, 99 है, a1 की वैल्यू देखो कितनी है, 12 है, n की वैल्यू निकालनी है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस 12 को आप RHS से LHS में ले आओ, यानी कि 99 माइनस 12 कर दो, यहां पे आपके पास n-1 इंटू 3 मिल गया। 99 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 87 मिलेगा, तो यहां पे मैंने 87 रख दिया, और यहां पे क्या है, n-1 इंटू 3 है। ऐसा करो इस 3 को आप डिवाइड में ले आओ, तो n-1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 87/3। अब 87 को आपको 3 से डिवाइड करना आता है, नहीं आता, चलो मैं सिखा देता हूं। ये रहा 87, 3 2 होता है 6, तो 8 में से 6 गया, 2 बचा, ये 7 नीचे आया, 3 9 होता है आपके पास 27, सब्सट्रैक्ट होके आपके पास बचा 0। यानी कि जब आप 87 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 29, और इस तरफ तो n-1 है, अरे -1 को इस तरफ ले आओ तो 29 + 1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू जो आपके पास है वो 30 हो जाएगी। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं और जो 2 डिजिट है, तो सर जी ऐसे 30 नंबर हैं जो कि 2 डिजिट भी हैं और जो 3 से डिविजिबल भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एपी के थ्रू आसानी से कर पाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे हो गया है खत्म, और इसके बाद बारी आ जाती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो वापस से ये 2018 में आपको पूछा गया है, 1 नंबर का आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, in an AP, if the common difference is -4 and the 7th term is 4, then find the first term। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, आपको 7th टर्म दे दिया गया है, और आपसे डिमांड की जा रही है कि फर्स्ट टर्म को आप निकाल के दिखाइए। तो देखिए भाई, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है -4। अच्छा फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, तो ऐसा करो A1 के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दो, हमको निकालना है 7th टर्म, A7। अरे सर A7 तो गिवन है ना, 4 गिवन है, हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता था nth टर्म का, जो कि होता था a1 प्लस n-1d, ये फॉर्मूला तो जानते हो। अच्छा क्या इसमें n की जगह मैं 7 पुट कर दूं, अगर n की जगह मैं 7 पुट कर दूंगा फिर तो 7th टर्म मिल जाएगा, तो कर दो पुट, तो a7 हो गया a1, n की जगह मैंने 7 - 1। अच्छा कॉमन डिफरेंस तो गिवन है, तो पुट कर दो ना -4। सॉल्व करते हैं, सर a7 की वैल्यू भी तो गिवन है 4, तो कर दो पुट बाई 4, तो 4 = a1, 7 - 1 6, और यहां पे है आपके पास -4। सर -4 को -4 जैसा तो लिखो, ये हो गया देखो 4, ये हो गया a1। अच्छा प्लस माइनस माइनस, 6 4 = 24, बहुत बढ़िया। क्या बनाइए बच्चों, देखो जरा, यहां पे LHS में 4 है, RHS में a1 - 24 है,
ये -24 को आप RHS से LHS में ले आइए तो ये बन जाएगा 4 + 24 बराबर A1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू 4 + 24 यानी कि आपको मिल जाएगी 28। तो जो आपका फर्स्ट टर्म है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास 28 है। तो जो आपसे डिमांड की गई थी वो चीज आपने यहां पे लाके रख दी, यानी कि आपका सवाल नंबर 8 जो है यहां पे हो चुका है खत्म। तो किसकी बारी आ जाती है, तो बारी, अरे कहा गया, ये बारी आ गई आपके सवाल नंबर 9 की। कब पूछा गया है, तो 2017 में पूछा गया है। कितने नंबरों का, 1 नंबरों का, यानी कि अभी भी कौन से सवाल चल रहे बच्चों, ऑब्जेक्टिव चल रहे, अभी वेरी शॉर्ट पे हम नहीं आए हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। What is the common difference of an AP in which 21st term minus 7th term is equal to 84? आपको AP का कॉमन डिफरेंस पूछा गया है और आपको डिफरेंस किसका दिया गया है, तो 21st टर्म और 7th टर्म का डिफरेंस आपको 84 दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सुनिए भैया, हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, वो था A1 + n-1d, जानते हो। अगर मैं यहां पे n की जगह 21 पुट कर दूं तो A21 हो जाएगा A1 + 21 - 1 × d, ये भी जानते हो, यानी कि A21 की वैल्यू हो जाएगी A1 + 20d, ये भी आप जानते हो। अब इधर सुनना मेरी बात, अगर यहीं पे n की जगह में 7 पुट कर दूं तो A7 हो जाएगा A1 + 7 - 1 × d, कोई परेशानी नहीं, यानी कि A7 हो जाएगा A1 + 6d, फिर से कोई परेशानी नहीं, यानी कि तुम्हारे पास 21st टर्म भी आ चुका है और यानी कि तुम्हारे पास 7th टर्म भी आ चुका है। अरे वाह भाई वाह, अब क्या करोगे, अरे हमें तो डिफरेंस दिया था किसका, 21st टर्म और 7th टर्म का। तो सुनना कहानी, हमें भैया 21st टर्म और 7th टर्म का डिफरेंस दिया गया है कितना, 84। अरे 21st टर्म की जगह पुट कर दो ना, क्या, A1 + 20d, चलो पुट कर देते हैं, तो ये आ गया A1 + 20d और 7th टर्म की जगह हम पुट कर देते हैं A1 + 6d। बहुत ही बढ़िया, इनको सब्सट्रैक्ट कर लें क्या, हाँ जी सर सब्सट्रैक्ट करो, किसका इंतजार कर रहे हो आप, तो इन ब्रैकेट्स को ओपन अप करो पहले तो ये बनेगा A1 + 20d, यहां पे इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -A1 - 6d बराबर कितना, बराबर 84। अब इधर देखो, इस A1 ने इस -A1 को काट डाला। अब देखो जरा क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, 20d और -6d बचा, तो लिख दो 20d - 6d बराबर किसके हो गया, बराबर 84 के हो गया। तो 20 में से अगर 6 घटाओगे तो भाई 14 पाओगे, कॉमन डिफरेंस आपके पास d है, ये आपके पास 84 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 84/14 हो गया। 14 का टेबल कभी याद किया था क्या, नहीं किया था तो मैं याद दिला दूं कि 14 × 1 = 14, 14 × 7 = 84 होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आ चुकी है आपके पास कितनी, वो आ चुकी है आपके पास 7। यही तो निकालना था और वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है खत्म। आपको कितने नंबर मिल चुके हैं, आपको भैया 1 नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं। चलिए, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ना, इसीलिए मैंने इतना तेज किया। जब क्वेश्चन टफ आता है तो मैं अपनी स्पीड जो है, मैं अपनी जो रफ्तार है बहुत धीमा कर लेता हूं, तो इतना परेशान, अरे सर इतना तेज पढ़ा, इतना तेज, भैया इतना तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं सर क्योंकि एग्जाम जो है ना सर पे है। अब ना एग्जाम 1 साल बाद नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब किए जाते हैं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब कॉन्सेप्ट सीख लिया जाता है। तो अगर कॉन्सेप्ट सीखे हो तभी ये क्वेश्चन करोगे, वरना नहीं सीखे हो तो कहां पे सीखना है वो तुम्हें मालूम है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे सीखना भैया, तो जाओ वहां पे सीख के आओ, क्योंकि उसके बिना अगर तुम यहां पे आओगे ना तो तुम्हारे सर के ऊपर, मतलब आसपास भी नहीं, सर के बहुत ऊपर, कि तुम 2 बार कूदोगे ना तो भी वो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसने वाला है। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख के आओ और फिर इन क्वेश्चंस को हम जो है और आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं साल भर मैग्नेट ब्रेन से, फिर तो भैया ये क्वेश्चंस आपके लिए एकदम हलवा साबित हो रहेंगे, यानी कि आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत दमदार है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 होता है खत्म और अब बारी आ जाती है किसकी, बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 की। 2016 में आपसे पूछा गया था, 1 नंबर का पूछा गया था, यानी कि वापस से कौन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन के। For what value of k will k + 9, 2k - 1 and 2k + 7 are the consecutive terms of an AP? अरे सर, ऐसा सवाल तो हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में कर लिया था। सवाल क्या है समझे, सवाल आपसे बोला गया है कि भैया k की वैल्यू बताओ जिसके कारण ये तीनों जो है वो किस में आ जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए। ले भाई, इतना सिंपल सवाल, ध्यान से देखना भैया। आपके पास पहला टर्म क्या है बच्चों, k + 9, दूसरा टर्म क्या है 2k - 1 और तीसरा टर्म क्या है 2k + 7। मैंने तरीका बताया है, क्या बताया है कि आप जो है इन दोनों टर्म्स को ले लो
और आगे में से पीछे को सब्सट्रैक्ट कर दो, बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2k-1 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया आपने k + 9। चलो इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 2k-1 -k - 9। और कुछ कर सकते हैं क्या सर? बहुत कुछ कर सकते हैं। 2k में से k घटाएंगे, k पाएंगे, -1 - 10 हमें मिलेगा -10, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपके पास पहले केस में इतना आ चुका है। अगर मैं दूसरे केस में कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो वो ये दोनों टर्म रहे, तो आगे में से पीछे वाले को घटा दो, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आ जाएगा 2k + 7 आगे वाला, पीछे वाला कौन है भैया? पीछे वाला है 2k - 1। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2k + 7, माइनस अंदर भेज दे, -2k + 1। अरे वाह, 2k ने 2k को कैंसिल कर दिया और यहां पे 7 + 1 8 आ गया। मालूम है तुम्हें, एक जादू हो गया। क्या जादू हो गया सर? हमको ऐसे क्वेश्चन में जब कॉमन डिफरेंस निकालना था, अगर वो पिछला क्वेश्चन याद होगा तुमको, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगी थी। अभी हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास डायरेक्ट आ चुका है 8। वहां पे क्या था? यहां पे जो इस बार पिछले क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस था ना, यहां पे भी वेरिएबल के टर्म्स में था। हमें कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये वाला कॉमन डिफरेंस और ये वाला कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, एक ही AP की कॉमन डिफरेंस है, तो कर दो ना इक्वेट। यानी कि आप लिख दोगे k - 10 बराबर क्या? 8, यानी k की वैल्यू जो है वो 10 + 8 आ चुकी है, यानी k की वैल्यू जो है आपके पास 18 जो है आ चुकी है। तो भैया k की वैल्यू आपको निकालनी थी, आपने k की वैल्यू यहां पे निकाल के रख दी है। और इसी तरीके से आपका सवाल नंबर 10 होता है सॉल्व, नंबर मिल जाते हैं आपको। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का था ये क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बारी आ जाती है किसकी? क्वेश्चन नंबर 11 की। कितने नंबर का है भैया? 1 नंबर का है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। कितना कब पूछा गया था? तो 2016 में आपसे पूछा गया था। अब सुनिएगा, आपको बोला गया है फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। अरे वाह, यहां से पूछा है 9th टर्म, स्टार्टिंग से नहीं पूछा है, पीछे से आपको 9th टर्म पूछा है ऑफ द AP। और ये रहा आपके पास खूबसूरत सा AP। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो तरीका यहां पे बताऊंगा, एक बार सीख लोगे, ऐसे क्वेश्चन बार बार आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने आपको CBSE का सैंपल पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करवाया था, तो उसमें ये एंड टर्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार पूछे गए थे। चलिए तो फटाफट सॉल्व करते हैं। भैया आपके पास जो AP है उसको लिखते हैं 5, फिर कौन है 9, फिर कौन है 13, फिर ऐसे चलते 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 कहां 185। अच्छा, इस AP का कॉमन डिफरेंस निकालो। आगे में से पीछे वाला टर्म, यानी कि 9 में से 5 कितना मिल गया? 4 मिल गया। लेकिन बच्चों समस्या यह है कि हमें इस AP का 9th टर्म नहीं निकालना है, हमें तो उस AP का 9th टर्म निकालना है जो कि पीछे से है। तो ऐसा करते हैं, इस AP को रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस AP को रिवर्स कर देते हैं। और AP को रिवर्स कैसे करेंगे बच्चों, तो बताओ जरा। यहां पे फर्स्ट टर्म 5 था, लास्ट टर्म 185 था, तो AP को जब रिवर्स करा होगा तुमने, तो फर्स्ट टर्म 185 होगा और लास्ट टर्म जो है 5 होगा। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस +4 था, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तुमको बोला था कि AP का 9th टर्म फाइंड करो एंड से, पर तुमने तो AP को भैया पलट दिया। तो अब 9th टर्म एंड से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अब 9th टर्म तुम स्टार्टिंग से फाइंड कर लो। अब 9th टर्म तुम स्टार्टिंग से फाइंड कैसे करोगे? तो देखो जरा, ये जो AP है इसमें कॉमन डिफरेंस तो देखा -4 आ गया, क्योंकि इसका +4 था, तो रिवर्स करने पे वो भी रिवर्स होगा। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? तुम्हारे पास 185 है। अरे हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है ना, क्या होता है? A1 + n - 1d। कोई परेशानी नहीं। हमें बोला गया है 9th टर्म, यानी कि n की जगह 9, तो ये भैया 9 हो गया। A1 की जगह 185, तो ये 185 हो गया। n की जगह 9 -1, कॉमन डिफरेंस की जगह यहां पे आपने -4 पुट कर दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लें, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो A9 की जो वैल्यू है, ये देखिए, ये 185 है। यहां पे देखिए जरा, ये प्लस है, 9 - 1 क्या है? 8 है, और इधर क्या है? -4 है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो ये 185 मिल गया। अरे ये प्लस माइनस, -8 4 = 32, तो 185 में से 32 घटा दो। सर आप भूल गए, ये इंग्लिश मीडियम वाला चैनल है, कोई बात नहीं। तो 185 में से 32 घटा दो, तो 5 में से 2 गया, 3 मिला, 8 में से 3 गया, 5 मिला, ये आपको 1 मिला। यानी कि जो आपका 9th टर्म फ्रॉम द एंड है ना बच्चों, वो आपके पास है 153। और अगर आप यहां पे
पहुंच गए हैं तो आपका आंसर आ चुका है सही। और आपको कितने नंबर मिल चुके हैं? आपको मिल चुके हैं 1 नंबर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 होता है आपका खत्म। सो आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको तेजी से फटाफट कर लिया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बारी किसकी आएगी? बारी आ जाएगी 12th क्वेश्चन की। अरे सर, नंबर बढ़ गए, अभी तक 1 नंबर का सवाल था, ये तो 2 नंबर का सवाल हो गया। यानी कि ये किस कैटेगरी में आ गया? वेरी शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में आ गया। और यहां पे कब पूछा गया था आपको? ये 2020 में आपको पूछा गया था। और सवाल बेहद दमदार है। आपको बताना है कि ये जो 3 टर्म्स आपके सामने दिख रहे हैं, क्या ये एपी में है या एपी में नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप सारे टर्म्स को यहां पे अलग अलग से लिख लो। क्या है टर्म्स? तो टर्म्स हैं आपके पास सबसे पहला a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा टर्म है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। टेंशन मत लो, आप बोलोगे सर आपने इतनी दूर दूर क्यों लिखे? कारण बताता हूं। अरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कभी ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी? मैं याद दिला देता हूं। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना चाहते हो तो यहां पे तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप इसको एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन अप होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ। तो आपके AP के जो AP तो नहीं, जो भी चीज है, जो भी सीरीज है, उसके टर्म्स मैंने यहां पे लिख दिए। अब आपको पता करना है कि ये AP है या AP नहीं है। अगर ये AP होगा तो अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लूंगा मैं तो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यानी कि हमें हर बार 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूं। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो वही लॉजिक कि आगे वाले टर्म में से आप पीछे वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। आगे वाला टर्म क्या है? आगे वाला टर्म है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पीछे वाला टर्म कौन सा है? ये लंबा, तो यहां पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है आपके पास माइनस 2ab। चलिए अब इसको सॉल्व करें। ऐसा करो, इस ब्रैकेट को ओपन अप कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस माइनस साइन को आप अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखना, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा और ये एज इट इज 2ab हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाला a स्क्वायर इस वाले माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है, साथ में ये वाला b स्क्वायर इस वाले माइनस b स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास बचता क्या है? तो हमारे पास बचता है 2ab। यानी कि इस केस में जो आपने डिफरेंस निकाला वो कितना आ गया? वो आपके पास 2ab आ गया। अब आपको क्या करना है? जैसे कि आपने इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाला, वैसे ही आपको इन दोनों टर्म्स के बीच में भी क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और अगर वो डिफरेंस इस वाले डिफरेंस के बराबर आया, यानी कि ये जो सीरीज है किसकी है? AP की है, तो फटाफट हम डिफरेंस निकालते हैं। लॉजिक वही रहेगा कि आगे वाले टर्म में से आप पीछे वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करोगे। तो आगे वाला टर्म क्या है? आगे वाला टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से किसको सब्सट्रैक्ट करोगे आप? तो इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करोगे इस टर्म को जो कि है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, पीछे वाले टर्म को पीछे रखते हैं, आगे वाले टर्म को आगे रखते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। चलो भाई, ब्रैकेट्स ओपन अप करते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2ab, ये माइनस को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला a स्क्वायर इस वाले माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला b स्क्वायर इस वाले माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ab। यानी कि यहां पे भी जो डिफरेंस आपने निकाला है वो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ab आया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां पे भी डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ ab आया और यहां पे भी डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ ab आया। और आगे की कहानी आप जानते हो कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो डेफिनेटली ये जो सीरीज है वो कोई और नहीं, वो क्या है? वो AP है। और रीजन क्या लिखोगे? तो रीजन आप लिख दोगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ निकाल के रख दोगे आंसर आ जाएगा, इससे बात नहीं बनेगी। आप रीजन लिखिए कि कारण क्या है। तो आप लिखेंगे बिकॉज
कॉमन डिफरेंस इज क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो अगर आप इतना करते हैं तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे भैया, तब जाके आपको 2 नंबर जो हैं मिल जाएंगे। तो ये जो सवाल है जो कि 2020 में पूछा गया था, आपसे यहां पे सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो अगर ये सवाल हो गया है सॉल्व, तो अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 13 हमारे इस वीडियो का। कब पूछा गया था, तो ये आपसे 2020 में पूछा गया था। कितने मार्क्स का पूछा गया था, तो आपसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सुकून से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। भाई आपके पास एक एपी है और आपको इस एपी के पहले 20 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अब 20 टर्म्स का अगर सम फाइंड करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फटाफट हमें आंसर दे देगा। चलो पहले हम एपी लिखने से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टर्म है एपी का 1, सेकेंड टर्म है एपी का 4, अगला टर्म है 7, उसका अगला टर्म है 10, और इस तरीके से जो आपका एपी है चलते चला जा रहा है। अब यहां पे हम एपी के फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं और वो हमारे किसके बराबर है, वो हमारे 1 के बराबर है। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो कोई से भी 2 टर्म्स को आप चूज कर लीजिए और आगे में से पीछे वाले को घटा दीजिए। तो हमने 1 और 4 को चूज कर लिया, आगे वाला है 4 और पीछे वाला है 1, तो 4 में से 1 किया तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 3 आ चुका है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है। हमें कितने सम टर्म्स का सम निकालने को बोला गया था, तो भाई 20 टर्म्स का सम निकालने को बोला गया था। तो अगर मैं बोलूं तो आपका जो स्मॉल n है वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास 20 हो जाएगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, तो Sn सम ऑफ n टर्म्स, जो कि क्या होता है, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ a1 और साथ में यहां पे आता है n-1 और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है कॉमन डिफरेंस का। अब इसमें सारी चीजें हम पुट कर देते हैं। क्या क्या चीजें पुट करें, तो n की जगह आप यहां पे 20 पुट कर दीजिए, तो यहां पे भी आपने n की जगह 20/2 रख दिया। 2 टाइम्स ऑफ a1 यानी कि ये 2 है, a1 कितना है, तो देखो 1 है, यानी कि 2 × 1 कर दिया। n की जगह वापस से आपने क्या पुट कर दिया, 20 पुट कर दिया, यानी कि ये हो गया है 20 - 1। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो आपके पास 3 है, तो यहां पे हमने कॉमन डिफरेंस को 3 पुट कर दिया। चलो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करेंगे हम। तो हमें S20 निकालना है, S20 LHS में रहेगा। 20 को 2 से डिवाइड कर दो, तो जब 20 को 2 से डिवाइड करोगे आपको 10 मिल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर फोकस करते हैं, ध्यान देना, 2 × 1 क्या होता है भाई, +2 होता है। अब इधर देखो 20 - 1 कितना होता है, 19 होता है, तो ये 19 × 3 यहां पे हो जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं भाई, S20 जो है बाहर तो आपके पास 10 है, अंदर फोकस करना, ये 2 हो गया। 19 3 कितना होता है, तो 19 का टेबल आना चाहिए, नहीं आता है तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। फिलहाल मैं बता देता हूं कि 57 होता है, यानी कि इसको और आगे बढ़ाओगे तो S20 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10। ब्रैकेट के अंदर देखो 57 और 2 है, तो ये बन गया 59। अरे भाई 59 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 590, यानी कि जो सम ऑफ 20 टर्म्स आपके पास आए हैं इस एपी के, वो कितने हैं, वो है 590। और अगर आप इतना कर पाते हैं, यानी कि वापस से आपने 2 नंबर अपने जो है सिक्योर कर लिए हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई सवाल नंबर 13 की। भैया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप चल रहे हैं, आप जानते हो कि इस वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स को हमने कवर किया है। फिलहाल बात कर लेते हैं हम सवाल नंबर 14 की। कब पूछा गया था आपसे, तो आपसे पूछा गया था 2020 में। कितने नंबरों का पूछा गया था, तो आपसे 2 नंबरों का यह सवाल पूछा गया था। तो सवाल को सुकून से हम पढ़ लेते हैं। हमारी वीडियो के हिसाब से हमने इसको क्वेश्चन नंबर 14 लिया है। देखिए, the sum of first 7 terms of an AP is 63 and that of its next 7 terms is 161. Find the AP. सवाल में सिंपल सी बात बोली गई है कि आपके पास एक AP है, उसके पहले 7 टर्म्स का सम जो है आपको गिवन है 63, और जो उसके 7 टर्म्स के बाद, पहले वाले 7 टर्म हो गए, उसके बाद जो 7 टर्म्स हैं उनका सम जो है आपको गिवन है 161। तो आपको फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डायग्राम से समझाता हूं आपको एक बार में ही सवाल समझ आ जाएगा। पहला टर्म है A1, अगला टर्म A2 ले लो, उसका अगला A3, और ऐसे चलते चले तो यहां पे आ जाएगा आपके पास A7। ये हो गए वो पहले 7 टर्म जिनका सम आपको गिवन है 63। अब इसके बाद A7 के बाद चालू होगा A8, फिर चालू होगा A9, फिर चालू होगा A10, और ऐसे आप पहुंच जाओगे A14 तक। और ये आपके अगले 7 टर्म हो गए जिनका सम आपको गिवन है कितना, उनका सम आपको गिवन है 161।
ये इंफॉर्मेशन के साथ आपको एपी को करना है फाइंड। तो देखिए भाई, हम ये जानते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म तो a1 है, कॉमन डिफरेंस को अभी के लिए हम स्मॉल d मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। ये जो 63 है ये क्या है? ये पहले 7 टर्म्स का सम है, यानी कि ये कौन है? ये आपका S7 है। तो S7 की वैल्यू कितनी है वो आपके पास गिवन है 63। अगर आपको फाइंड करना है सम ऑफ, ये देखो यहां पे पहले 7 टर्म है, आगे बाद के 7 टर्म है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन 7 टर्म के सम को इन 7 टर्म के सम में ऐड कर दूं। ध्यान से सुनना, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 63 और 161 को ऐड कर दूं। ये 611 लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। मैंने सोचा 63 और 161 को ऐड कर दूं। तो 63 और 161 को जब मैंने ऐड किया तो ये 161 हो गया, या आपके पास 63 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 6 + 6 12, ये 1 चला गया ऊपर, ये 1 + 1 2 हो गया। तो ऐड करने के बाद मुझे मिला 224। ये 224 कौन है भाई? ये 224 वो है जब आप 63 और 161 को ऐड करते हो, यानी कि आपकी गाड़ी यहां से लेकर चालू हुई है और यहां पे जाके खत्म हुई है। इन सभी टर्म्स का वो सम है, और ये सारे टर्म्स कौन बन गए? A1 से लेकर A14 तक, यानी कि आपका बन गया S14। कौन बन गया आपका भाई? ये बन गया आपके पास S14। यानी आपके पास दो चीजें गिवन है, S7 गिवन है, आपके पास S14 गिवन है, और आपको दो चीजें फाइंड करनी है। बेसिकली आपको एपी का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और आपको एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब इन दो इंफॉर्मेशन के साथ काम कैसे होगा? तो देखिएगा भाई, ये जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स। जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर आता है 2 टाइम्स ऑफ a1, अंदर आता है n-1, और यहां पे आपके पास आता है कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले को मैं 2 बार अप्लाई करूंगा। क्यों 2 बार अप्लाई करूंगा? तो उसका लॉजिक यहां पे समझो। सबसे पहली बार मैं अप्लाई करूंगा जब मैं पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? n की जगह 7 को पुट कर दूंगा। n की जगह 7 पुट करने से मैं S7 निकाल सकता हूं, और वो मुझे पहले से भी दिया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां आप 7 को पुट कर दीजिए। तो ये हो गया S7 = 7/2, ब्रैकेट के अंदर हो गया 2 टाइम्स ऑफ a1, यहां पे हो गया 7 - 1, और कॉमन डिफरेंस यहां पे मल्टीप्लाई हो गया। जब आपने इसको सॉल्व करा तो S7 की वैल्यू आप जानते हैं। देखिए भाई, S7 आपको गिवन है 63, तो इस इक्वेशन में आप S7 की जगह 63 पुट कर दीजिए। ये हो गया आपके पास 7/2। अंदर फोकस करो जरा, ये है 2a1, 7 - 1 हो गया आपके पास 6d। अब क्या करें? तो अब ऐसा करिए, ये जो 7/2 है आप इसको RHS से LHS में ले आइए। तो यहां पे ये 7/2 इधर मल्टीप्लाई में था, जब इस तरफ आएगा तो ये 2/7 हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरफ बची हुई चीज की बात करोगे तो वो है आपके पास 2a1 + 6d। यहां पे एक और चीज, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, और 9 × 2 = होता है आपके पास 18। सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहां पे आप दोनों जगहों से 2 कॉमन ले सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अभी हम नहीं लेते हैं कॉमन और इसको रहने देते हैं 2a1 + 6d। इस इक्वेशन को बस हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। ये हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। बात खत्म। अब एक बार और इसी फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? तो n की जगह मैं पुट कर दूंगा 14। तो इस इक्वेशन में हर जगह n की जगह आप पुट कर दीजिए 14। तो S14 हो गया आपके पास 14/2। ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो 2a1 यहां पे हो जाएगा 14 - 1, और कॉमन डिफरेंस का d। इसको सॉल्व करोगे तो S14 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वो है 224, यानी कि आप यहां पे पुट कर दो 224। 14/2 आप जानते हो वो होता है 7। ब्रैकेट के अंदर फोकस करोगे तो ये 2a1 है, 14 में से 1 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 13d। इस तरीके से ये चीज यहां पे फॉर्म होती है। एक और बात, ये 7 यहां पे किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा 224/7 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a1 + 13d। अब आपको क्या करना है? 224 को 7 से डिवाइड करना है। तो ये 224 को हम 7 से कैसे डिवाइड करें? तो ये है आपके पास 224, ये है आपके पास 7, तो 7 3 ज़ा होता है 21, 1 बचेगा, ये 14 नीचे उतरेगा, 7 2 ज़ा होता है आपके पास 14, कैंसिल होकर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास मिल गया 32, और यहां पे है 2 टाइम्स ऑफ a1 + 13d। आप इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और हम इन्हीं दोनों इक्वेशन
इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने वाले हैं। कैसे? तो उसके लिए जरा अगले पेज पे आ जाइए। तो भाई एपी के लिए हमारे पास दो कौन से इक्वेशन है? पहला है 18 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 6d। इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 18 इज इक्वल्स टू 2a1 प्लस 6d और नाम दे देते हैं इसका, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, 2a1 प्लस 6d और इसका नाम दे देते हैं नंबर 1। ऑलरेडी हमने नाम दे चुका है। दूसरा इक्वेशन है आपके पास 32 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 13d, उसको नीचे लिख देते हैं। 32 इज इक्वल टू 2a1 प्लस क्या था भाई? 13d था, वो हमने यहां पे लिख दिया और ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। वही काम जो हम बार बार करते थे, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को यहां पे करने वाले हैं सब्सट्रैक्ट। चलिए, अब मैंने आपको इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करने का तरीका बताया है कि एलएचएस में से एलएचएस घटाओ, आरएचएस में से आरएचएस घटाओ। जो इक्वेशन आगे है उसका एलएचएस आगे आएगा, जो इक्वेशन पीछे है उसका एलएचएस पीछे आएगा। यानी कि यहां पे हो जाएगा 18 माइनस 32, वही लॉजिक को देखते हुए इक्वल टू का साइन तो अपनी जगह पे रहेगा और यहां पे आरएचएस के साथ भी वही, जो इक्वेशन आगे है उसका आरएचएस पहले, यानी कि 2a1 प्लस 6d हो गया, बीच में माइनस का साइन आ गया और दूसरा इक्वेशन में है आपके पास 2a1 प्लस 13d। अब आपको इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे? तो देखिए, 18 में से 32 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ध्यान से सुनो, 18 में से आपको 32 को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि छोटे में से बड़े नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे आपके पास मिलेगा -14। यहां पे इन दोनों ब्रैकेट्स को आप ओपन अप कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2a1, ये बन जाएगा 6d, यहां पे -2a1, ये बनेगा -13d। अब क्या भाई, अब जो है ये 2a1 इस -2a1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पे -14 है, यहां पे देखो ये 6d है, यहां पे 13d है। अब 6d में से 13d को हटाना है तो खुद सोच के देखिए, 6 है और 13 है, 6 में से 13 घटाओगे, 6 में से 13 घटाओगे, आपको -7 मिलेगा। वेरिएबल कॉमन है, यहां पे आप d लिख लो, यानी d की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? यहां पे -7 को इस तरफ ले आइए तो -14 अपॉन -7 हो जाएगी। माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है आपके पास 2 आ गई। तो जो पहला चैलेंज था कि आपको एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम था, वो दूर हो चुका है। आपके एपी का कॉमन डिफरेंस है आपके पास 2। अब एपी का कॉमन डिफरेंस आ गया, अच्छी बात है। हमें निकालना पड़ेगा एपी का फर्स्ट टर्म। उसके लिए दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन आप चूज कर लो। फॉर एग्जांपल मैं पहला इक्वेशन चूज कर लेता हूं। पहला इक्वेशन है 18 बराबर 2a1 प्लस 6d और इस इक्वेशन में मैं पुट करने वाला हूं कॉमन डिफरेंस की जगह 2। चलिए पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1, ये हो जाएगा 6, d की जगह मैंने पुट कर दिया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 18, ये है आपके पास 2a1, 6 2 होता है आपके पास 12। अब ये 12 जो RHS में है उसको आप LHS में ले आइए, तो ये 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1 हो गया। 18 में से 12 सब्सट्रैक्ट करोगे आपको 6 मिल जाएगा, तो 6 इज इक्वल्स टू 2a1 मिल गया। यहां पे a1 सॉल्व करोगे आप तो 6 अपॉन 2, यानी कि a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास मिल जाएगी 3, यानी कि आपके AP का जो फर्स्ट टर्म है वो आपको मिल गया 3। ऑलरेडी आपने AP का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब आपको कोई बोले AP निकाल के दिखाओ, ये तो बच्चों समान बात हो गई। भाई पहला टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 और इस तरीके से हमारा AP जो है चलता चला जाएगा। तो अगर आपने इतना काम कर लिया, यानी कि आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर 2 नंबर के लिए इतनी मेहनत, हमको इतना टाइम लगा। भैया टाइम इसलिए लगा क्योंकि आप सवाल को समझ रहे थे, सवाल को कर नहीं रहे थे। यहां पे मेरा काम है समझाने का, आपके लिए सवाल सॉल्व करना सिर्फ मेरा काम नहीं है। जब आप समझ जाते हो तो ये सवाल फटाफट होगा। चलिए सवाल नंबर 14 यहां पे होता है खत्म और अब बारी आ जाती है सवाल नंबर 15 की। कब पूछा गया था? तो ये आपसे पूछा गया था 2019 में। कितने नंबरों का पूछा गया था? तो 2 नंबरों का पूछा गया था। तो सुकून से सवाल पढ़ते हैं और फिर सॉल्यूशन हम चलो क्वेश्चन पढ़ने से हम स्टार्ट करते हैं। Which term of the AP will be 120 more than its 21st term? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो गिवन AP है आपके पास, इसमें कौन सा टर्म जो होगा 120 से ज्यादा होगा उसके 21वें टर्म से, 21st टर्म से। तो पहले मैं AP को लिख लेता हूं। जो मेरा AP है वो स्टार्ट होता है कहां से? 3 से। 3 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 27, उसके बाद 39 और इस तरीके से ये चलता चला जाता है।
यहां पे अगर एपी के फर्स्ट टर्म की बात करूंगा तो मेरे पास 3 होगा, और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो आप जानते हैं कि आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को घटा दीजिए, यानी कि 15 - 3 आपको मिल जाएगा 12। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गया, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब यहां पे हमें ऑब्वियस सी बात है 21st टर्म तो निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम बात नहीं बनेगी। अब 21st टर्म हम कैसे निकालें? तो हमारे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें कहता है कि an जो होता है वो होता है a1 प्लस n - 1d, यानी कि इसमें हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, अभी के लिए 21 पुट करेंगे क्योंकि हमें 21st टर्म निकालना है। तो हमने यहाँ पे a21 कर दिया, a1 की जगह देखो वैल्यू है, यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, n की जगह हमने तो 21 - 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 12 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो a21 की वैल्यू होगी, ये है 3, 21 - 1 होता है 20, ये है आपके पास 12, यानी कि आपको 20 × 12 करना पड़ेगा। अब 20 × 12 मैं फटाफट कर देता हूं, देखो जरा, ये है 3, 12 2 होता है 24, ये आपको मिल जाएगा 240, 0 है तो 0 तो पीछे आएगा। जब ऐड करोगे आप तो आपका जो 21st टर्म है वो आपको मिल जाएगा 240 + 3, इट मींस इट इज 243। अब बात आती है कि कौन सा टर्म जो है इससे 120 ज्यादा होगा, तो हमको नहीं मालूम कौन सा टर्म है, हम मान लेते हैं nth टर्म है। हम क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है इस टर्म से 120 ज्यादा है। तो चलो भैया nth टर्म की बात कर लेते हैं। तो nth टर्म क्या है, 120 ज्यादा है। किससे 120 ज्यादा है, तो आपके 21st टर्म से ज्यादा है। वो जो इक्वेशन वहां पे जो एक्सप्रेशन था, वहां पे जो स्टेटमेंट था, उसको मैंने इक्वेशन के रूप में ऐसा लिखा कि nth टर्म जो है 120 ज्यादा है उसके 21st टर्म से। अब यहां पे क्या करोगे, an का तो फॉर्मूला यहां पे ऑलरेडी मैंने लगाया था, तो क्यों ना मैं फॉर्मूला यहां पे रख दूं, तो an की जगह आ जाएगा, यानी कि जो मेरा LHS है वो क्या बन जाएगा, ये रहा आपके पास। चलिए फटाफट रख देते हैं, वो है a1, यहां पे है n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। RHS की बात करो, देखो भैया ये 120 है, a21 उसकी वैल्यू मैंने यहां पे निकाल के रखी है 243, मैंने यहां पे 243 रख दिया। अब इसके आगे क्या, अरे a1 की वैल्यू तो गिवन है 3, तो यहां पे रख दो 3, n की वैल्यू तो आपको निकालनी है, कॉमन डिफरेंस की तो वैल्यू गिवन है कितना 12, तो यहां पे मैंने रख दिया 12। अब यहां पे क्या, आपको 243 और 120 को करना पड़ेगा ऐड, जल्दी कर लेते हैं। ये है 243, ये है 120, ऐड करोगे तो 3, 4 + 2 6, 2 + 1 3, यानी कि आपको मिल जाएगा 363। अब क्या, देखो जरा, ये 3 है, ये जो बाहर 12 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 जब n से मल्टीप्लाई होगा 12n बन जाएगा, 12 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -12 बनेगा, ये आपको 363 देगा। अब ऐसा करिए, ये ब्रैकेट को ओपन अप कर दीजिए, यानी कि 3 + 12n - 12 आपको दे देगा 363। इधर ध्यान से देखना, ये आपके पास 12n है, मैंने इसको आगे लिख दिया, ये 3 है और -12 है, 3 में से 12 को घटाना है, तो ऑब्वियस सी बात है छोटे में से बड़ा नंबर घट रहा है, यानी कि ये -9 बनेगा और इधर ये 363 हो जाएगा। इसके अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, ये जो -9 है इसको LHS से RHS में भेज दो, यानी कि ये 12n = 363 + 9 हो जाएगा। अब 363 और 9 को करना पड़ेगा आपको ऐड, तो चलो जरा यहां पे हम ऐड कर लेते हैं। तो 363 और 9 है, तो भैया ये तो 12n हो गया, डायरेक्ट ऐड कर दूं क्या, ये हो जाएगा आपके पास 372। सिंपल एडिशन है, कर लेना, 10वीं के बच्चे हो आप। अब n की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी आपके पास 372/12, यानी कि आपको 372 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। चलिए यहां पे जगह निकाल के कर लेते हैं, ये 12 है, या आपके पास 372 है। 12 3 36 आप सभी जानते हैं, तो 37 में से 36 घटाओगे 1 पाओगे, इस 2 को नीचे उतार दो तो 12 1 होता है आपके पास 12, और सब्सट्रैक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 बचेगा, यानी कि जब आपने 372 को 12 से डिवाइड किया तो जो स्मॉल n है इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है 31, यानी कि कौन सा टर्म जो है 120 ज्यादा है 21वें टर्म से, तो टर्म नंबर 31 है जो 120 ज्यादा है 21वें टर्म से। तो अगर आप इतना करते हैं ना, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे, और ये सारे स्टेप्स आपकी कॉपी में मेंशन होने चाहिए, आंसर शीट में मेंशन होने चाहिए, इससे कुछ भी स्किप आप नहीं कर सकते हो। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 आपका होता है खत्म। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, और अब बारी आ जाती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की। कब पूछा गया था, तो 2019 में आपसे पूछा गया था, क्योंकि वेरी शॉर्ट है तो ये आपको 2 नंबरों में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या गिवन है आपको,
if Sn, the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equals to 3n square minus 4n, find the nth term। आपके पास एक AP है और उसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है उस AP का nth टर्म। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम दो मेथड से यहां पे देखेंगे। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके इसी क्वेश्चन का मेथड नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं, ये भी आसान है, मेथड नंबर 2 भी आसान है, जो भी आपको समझ में आए आप उससे क्वेश्चन कर दीजिएगा। मेथड 1 की बात करते हैं। मेथड 1 में आपका सम ऑफ n टर्म्स जो है कितना गिवन है, वो गिवन है आपके पास 3n स्क्वायर माइनस 4n, कोई इशू नहीं है। इसमें सबसे पहला काम हम करने वाले हैं कि आप पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए, n की जगह 1 को पुट कर दीजिए इस पूरे इक्वेशन में। तो s1 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो s1 की वैल्यू हो जाएगी, 1 का होल स्क्वायर होता है 1, 4 इंटू 1 होता है आपके पास 4, यानी कि s1 की वैल्यू हो जाएगी 3 1 जा 3, ये है माइनस 4, यानी कि s1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस 1, यानी कि आपके AP का जो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो क्या है, माइनस 1। सुनना मेरी बात, यहीं पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है। हमने ये s1 क्या निकाला है, ये जो आपने s1 निकाला है ये निकाला है माइनस 1। S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है आपके AP के फर्स्ट टर्म का सम। भाई अब फर्स्ट टर्म का सम किसके साथ करोगे, जब एक ही टर्म लिया है तुमने उसको किसी में जोड़ दोगे क्या, नहीं जोड़ पाओगे। तो हमेशा ये बात याद रखना आप कि S1 का मतलब होता है A1। जब भी मैं S1 बोलूं उसका मतलब आपके AP का फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारे पास AP का फर्स्ट टर्म जो है वो आ चुका है और वो हमारे पास -1 है। ये आपके क्वेश्चन का पहला स्टेप है। अब हम पुट करने वाले हैं इसी पूरे चीज में, ये जो आपके पास Sn का फॉर्मूला था इसमें n की जगह आप पुट कर देंगे 2। क्या पुट कर देंगे, 2। चलिए फटाफट पुट करते हैं। तो S2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 3n स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, ये है 4n यानी कि 4 इंटू 2। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 का होल स्क्वायर होता है आपके पास 4 और 4 2 जा होता है आपके पास 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो S2 की वैल्यू हो जाएगी 3 4 जा 12, ये है -8, यानी S2 जो है आपके पास 12 - 8 वो 4 आ चुका है, यानी कि जो सम ऑफ 2 टर्म्स हैं वो कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। S2 का मतलब क्या है बच्चों, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब पहले 2 टर्म्स कौन से होंगे भैया, पहला टर्म होगा A1, दूसरा टर्म होगा A2, यानी A1 प्लस A2 में लिख सकता हूं 4। S2 का मतलब तो वही होता है, लेकिन A1 की वैल्यू तो मुझे नोन है, अभी अभी निकाली थी मैंने। A1 की वैल्यू है -1, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया -1, तो -1 प्लस A2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये तो A2 है, -1 को उस तरफ भेज दोगे तो ये 4 + 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका सेकेंड टर्म है वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास 5 आ जाएगा, यानी कि आपके पास AP का सेकेंड टर्म आ गया। हमारे पास दो इंटरेस्टिंग चीजें आ गई AP की। फर्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास कितना, ये रहा -1, और सेकेंड टर्म जो आपके पास कितना है वो है आपके पास 5। अब फर्स्ट टर्म है और आपके पास सेकेंड टर्म है, यानी कि हम बात कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने की, और वो होगा A2 - A1, यानी कि आप 5 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे -1 को, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो 5 + 1 हो जाएगा और आंसर आपका 6 बना देगा। यहां पे बच्चे बेवकूफी करते हैं, माइनस ऑफ -1 की जगह सिर्फ -1 कर देते हैं और कॉमन डिफरेंस 4 लिख देते हैं। ये काम मत करना, आप 5 में से -1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि 5 माइनस ऑफ -1, और इस तरीके से आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि आपके AP का फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, और nth टर्म का फॉर्मूला तो अब हम जनरेट कर लेंगे। कहां पे जनरेट करें, तो ये जो जगह खाली है ना यहीं जनरेट कर लेते हैं। भाई हम जानते हैं कि AP में nth टर्म होता है A1 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। जाना पहचाना फॉर्मूला है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर A1 की वैल्यू देखोगे आप तो A1 कहां है भाई, A1 है -1, देखो ना ये रहा -1, पुट कर दिया।
n की जगह तो हमें पुट करना नहीं है क्योंकि nth टर्म निकाल रहे हैं। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो ये रहा 6, पुट कर दो 6। चलो जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। अब an बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये -1 हो गया। इस 6 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6n और ये हो जाएगा -6। अरे वाह, माइनस है और -6 है, -1 है और -6 है, तो ये 6n को मैं आगे लिख देता हूं। ये -1 और -6 आपस में क्या बना देंगे, -7 बना देंगे। यानी कि आपके जो AP का nth टर्म है वो है आपके पास 6n - 7। तो अगर आप इतना पहुंच जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो यहां पे सॉल्व हो जाता है। आपको बस इतना ही करना था, बस आपका काम जो है खत्म हो चुका है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 17 की। कब पूछा गया था, तो आपसे 2019 में पूछा गया था। कितने नंबरों का पूछा गया था, तो आपसे जो है 2 नंबरों का पूछा गया था। देखो क्वेश्चन कहता है फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बेसिकली पता करना है कि कितने 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। 2 डिजिट मतलब जिन नंबरों में 2 डिजिट होते हैं। तो अगर आपको ये निकालना है तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर निकालना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल है, और लास्ट में सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर निकालना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल है। तो मेरा जितना ज्ञान है और जितना मैं समझता हूं कि जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है वो है आपके पास 14। दिस इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। 14 के बाद अगला नंबर आएगा 21, इसके बाद अगला नंबर आएगा 28, और ऐसे जो है ये सीरीज चलती चलेगी। बात आता है कि भाई आखिरी कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो मैं आपको 14 का टेबल याद दिलाना चाहूंगा कि 14 इंटू 7 जो होता है वो भैया 98 होता है। तो क्योंकि 14 7 से 98 हो रहा था, इसका मतलब 98 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। एज सच कोई इशू नहीं है। तो जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो होगा आपके पास 98। तो इस तरीके से ये आपके पास सीरीज बन गई। क्या ये सीरीज एपी है? तो देखो भाई, आप अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो आपको 7 मिलेगा। अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो आपको 7 मिलेगा, क्योंकि हर बार डिफरेंस 7 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस 7 है और ये एपी है। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? तो फर्स्ट टर्म आपके पास 14 है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करोगे तो वो आपके पास +7 है। आपको निकालना है कि ये जो सीरीज है इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं, यही निकालना है। तो ऐसा करते हैं ना, ये जो 98 है इसको हम nth टर्म बोल देते हैं, an बोल देते हैं, और हम nth टर्म के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं कि an जो होता है वो होता है a1 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। an कितना रखोगे तो वो रहा an, आपके पास गिवन है 98। a1 कितना रखोगे तो ये है a1, आपके पास गिवन है 14। n आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है 7। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो 14 है इसको RHS से LHS में ले आओ, यानी कि ये हो जाएगा 98 - 14। यहां पे क्या बच जाएगा? तो यहां पे n-1 इंटू 7 बच जाएगा। 98 में से 14 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, तो 98 में से 14 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 84 मिल जाएगा, और यहां पे आप n-1 इंटू 7 रखेंगे। ये 7 जो है यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो RHS से जब LHS में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 84/7 इज इक्वल्स टू n-1। और 84 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 12, और ये कितना है? ये है n-1। ऑब्वियस सी बात है, 12 7 84 होता है। इस -1 को आप RHS से LHS में ले आइए तो ये 12 + 1 हो जाएगा, यानी कि n की जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी 13। तो आपका कितने टर्म्स हैं, कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं? तो वो भैया 13 ऐसे 2 डिजिट नंबर है, 13 ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो कि आपके 7 से डिविजिबल है, और वो नेचुरल नंबर्स भी हैं। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे होता है खत्म, और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कब पूछा गया था आपसे? तो आपसे ये 2019 में पूछा गया था। कितने मार्क्स का पूछा गया था? तो आपसे ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो सुकून से हम सवाल को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज n², देन फाइंड इट्स 10th टर्म। बेसिकली आपको क्वेश्चन में सम ऑफ nth टर्म या सम ऑफ n टर्म्स जो है, nth नहीं, सम ऑफ n टर्म्स जो है वो गिवन है n²। तो आपको फाइंड करना है उस AP का कौन सा टर्म? 10वां टर्म। बहुत सिंपल है, बस आप यहां पे फोकस करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक ये है कि अगर आपको 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म का मतलब क्या है? 10th टर्म का मतलब है कि आपको A10 फाइंड करना है।
अगर आप A10 फाइंड करना चाहते हो तो सिंपल सा आपको काम करना है, S10 में से S9 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ये प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप 10th टर्म फाइंड करना चाहते हो। क्या करना पड़ेगा? S10 में से S9 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर वो बोलते कि A11 फाइंड करके दिखाओ तो आप क्या करते? आप S11 में से S10 को सब्सट्रैक्ट कर देते। अगर वो बोलते भैया हमें तो A7 निकाल के दिखाओ तो आप क्या करते? S7 में से S6 को सब्सट्रैक्ट कर देते और इस तरीके से आपके अलग अलग आंसर आ जाते। फिलहाल उन्होंने ये चीजें निकालने को नहीं बोली है, उन्होंने बस आपसे इतना बोला है कि भैया आप तो हमें 10th टर्म दे दे। फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि S10 और S9 हम निकाले कैसे? अरे हमें तो Sn की वैल्यू गिवन है। कितनी है वो? n², यानी कि हम n की जगह सबसे पहले 10 रख देंगे तो ये 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 10 का होल स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि 100 होता है। और अगर हम S9 निकालना चाहे तो n की जगह हम 9 रख देंगे तो ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि 81 होता है, ये भी हम जानते हैं। यानी कि हमें बस अब सब्सट्रैक्ट करना है। S10 माइनस S9 करूंगा तो मेरा जो 10th टर्म है वो मेरे पास आ जाएगा। तो बस S10 कितना है? 100 है। S9 कितना है? 81 है। तो 100 में से 81 सब्सट्रैक्ट करूंगा, मुझे 19 मिल जाएगा। यानी कि मेरे AP का जो 10th टर्म है वो कितना है? वो मेरे पास 19 है। बस क्वेश्चन खत्म, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ इतने से ही स्टेप करने से आपको 2 नंबर जो है मिल जाएंगे। तो कभी कभार जो क्वेश्चन दिखने में खूंखार लगते हैं वो होते बड़े साधारण से है, बस आप सही तरीका उनमें लगाओ। तो ये तरीका तो आप याद कर लो, जब भी आपको ऐसा नंबर टर्म्स पूछा जाए आप यहां पे निकाल दीजिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले याद करो, अगर आप याद रख पाए होंगे तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। सवाल था ये वाला, इसमें हमें Sn दिया गया था और हमें फाइंड करना था nth टर्म। और मैंने आपको बोला था कि ये इस क्वेश्चन का पहला मेथड है। दूसरा मेथड तो मैंने बताया नहीं था। मैंने दूसरा मेथड इसलिए नहीं बताया था क्योंकि दूसरा मेथड मैंने यहां पे अभी अभी अप्लाई किया। नहीं यकीन हो रहा है तो ध्यान से सुनो, मैं वापस से इस क्वेश्चन में आपको दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। देखिए भैया, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको nth टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आपको nth टर्म फाइंड करना है। जब उस क्वेश्चन में आपको 10th टर्म फाइंड करने को बोला गया था तो आपने S10 में से S9 को सब्सट्रैक्ट किया कि नहीं किया? अरे भैया, जब आपको nth टर्म फाइंड करने को बोला जाए यानी कि आप Sn में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए Sn-1 को। तो समझिए तरीका, जानबूझ के मैंने उस क्वेश्चन को पहले समझाया और फिर इस क्वेश्चन के मैंने मेथड 2 पे बात करी। यानी कि अगर आप nth टर्म निकालना चाहते हैं तो Sn में से आपको Sn-1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे? तो Sn की वैल्यू तो आपके सामने गिवन है, वो है 3n² और यहां पे है -4n। अगर Sn-1 की बात करोगे तो वो भी गिवन है। देखो, जहां जहां n है यहां पे रख दो, यहां पे क्या रख दो? n की जगह n-1 रख दो। तो जहां जहां n है वहां पे आप n-1 का होल स्क्वायर, यहां पे आप -4n-1 रख दीजिए। और ये जो पूरी चीज है आप यहां पे सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करने का जिम्मा मैं आप पे सौंपता हूं। कैसे सॉल्व करोगे? तो सुनो, ये जो n-1 का होल स्क्वायर है इसमें आप a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, उसको सॉल्व करिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन करिए, आपको Sn-1 मिल जाएगा। ये आपका काम है। फिर भी डाउट हो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, सब्सट्रैक्ट करो, आपका nth टर्म जो है यहां पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड था। चलो, फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है खत्म। 16, 17 और 18 तो अभी अभी हमने फटाफट कर लिया। 18 के बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 19 की। कब पूछा गया था? तो 2018 में आपसे पूछा गया था। कितने नंबरों का पूछा गया था? तो भैया 2 नंबरों का आपसे पूछा गया था। क्या कहता है सवाल? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। आपसे सवाल कहता है कि आपको सम फाइंड करना है। किसका सम फाइंड करना है? तो पहले 8 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। कौन से पहले 8 मल्टीपल्स? तो जो 3 के टेबल में आते हैं ना, पहले 8 मल्टीपल, उनका सम फाइंड करना है। तो सुनो भाई, आपके पहले मल्टीपल की बात करूं मैं तो क्या होगा? वो होगा 3 × 1 3 होगा। अगर दूसरे मल्टीपल की बात करूं मैं तो 3 × 2 = 6 होगा। अगर मैं तीसरे मल्टीपल की बात करूं तो 3 × 3 = 9 होगा। और ऐसे चलते चलूं, मैं 8वें मल्टीपल की बात करूं तो 3 × 8 = 24 होगा। यानी कि ये जो नंबर्स का सीरीज बन रहा है आपको इन सभी का सम निकालना है। तो पहले इस सीरीज को हम लिख लेते हैं। क्या है सीरीज? ये है 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और ऐसे चलते
चलते चलते चलते आप पहुंचते हैं 24 पे। आप तो इतना देख सकते हैं कि ये एक एपी है। कैसे? तो खुद देखो, जब 6 में से 3 घटाओगे आपको 3 मिलेगा, जब 9 में से 6 घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, तो ये एपी है। और यहां पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास 3 है। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट टर्म भी सेम है, कॉमन डिफरेंस भी सेम है। अब क्या करना है? अब आपको इन सब का करना है सम। अगर आप इन सब का सम करना चाहते हैं, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? तो ये जो चीज आपको गिवन है बच्चों, ये आपको गिवन है nth टर्म। कौन गिवन है? ये आपको गिवन है nth टर्म। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। कैसे? तो an की जगह हम 24 पुट कर देंगे, a1 की जगह हम 3 पुट कर देंगे, n तो हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 24, इसको सॉल्व करोगे तो ये है 3, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3n, ये बन गया -3, इस 3 ने इस -3 को कैंसिल कर दिया, यानी कि 24 की जो वैल्यू है वो आ गई 39, और यहां पे सॉल्व करोगे तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 8। सर क्या ये चीज करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं जरूरत थी। मैंने कर दिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है। कहां गिवन है? क्वेश्चन में ही गिवन है। कैसे? अरे देखो ना भैया, लिखा हुआ है कितने मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है, 8 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। ये मेहनत जो मैंने यहां पे करी, इसकी जरूरत यहां पे बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्व नहीं किया और मैंने फटाफट कर दिया। तो सर क्या ये गलती आपसे हो गई थी कि जानबूझ के करी? मैंने ये गलती आपके सामने जानबूझ के करी। क्यों करी? तो सुनिए, ये है आपका एग्जाम टाइम, जहां पे आपको सिर्फ सवालों को सॉल्व करना नहीं सीखना है, आपको सवालों को ऐसे सॉल्व करना सीखना है जिससे कम से कम टाइम में आंसर आए। अब कम से कम टाइम में आंसर लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि भैया सवाल को पढ़ूं मैं ढंग से। जब तक सवाल को तुम ढंग से पढ़ोगे नहीं, तब तक सवाल की बारीकियां समझोगे नहीं, और जब तक बारीकियां समझोगे नहीं, सवाल सॉल्व नहीं होने वाला है। क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है कि 8 मल्टीपल्स का सम चाहिए। कितने मल्टीपल्स का? 8 मल्टीपल का। तो इतना क्यों परेशान होते हो भाई? जो तुम्हारा स्मॉल n है वो 8 हो जाएगा। आप बोलोगे सर हम सब यही करते। अरे नहीं करते आप, मैं जानता हूं। आप में से कई बच्चे जो काम मैंने किया है वो करते और आप इस सवाल पे अपने समय को वेस्ट करते। इसीलिए क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए, और इसकी मदद से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन रीडिंग सबसे बेस्ट स्किल है भैया। आप पेपर सॉल्व करने से पहले 10 मिनट टाइम डेडिकेट करिए सवाल को पढ़ने में। अगर आप सवाल को 10 मिनट तक, तो एक सवाल को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मत सुनना अरे सर एक सवाल को 10 मिनट पढ़े, मैं पूरे पेपर को बोल रहा हूं। 10 मिनट नहीं, कम से कम 5 से 6 मिनट सवाल को पूरे पढ़ लो कि कौन कौन से सवाल तुम्हारे पेपर में आए हैं, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसी बेवकूफी कभी मत करना कि एग्जाम में गए, सवाल मिला, चालू कर दिया, चालू कर दिया, चालू कर दिया। गलतियां होंगी, सिली मिस्टेक्स होंगी, नंबर कटेंगे। भले ही तुम पूरा सही करके आए होगे तब भी नंबर कटेंगे। और उससे बचने का तरीका है कि 5 मिनट आपको पेपर पढ़ने में यूटिलाइज करना ही है। जनरली आपके सीबीएसई के एग्जाम में भाई पेपर रीडिंग टाइम तो होता ही है 10 से 15 मिनट, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अपने एग्जाम टाइम में से 5 मिनट निकालिए, आपके 15-20 मिनट बच जाएंगे जो ये सिली मिस्टेक्स खा जाते हैं। बहुत टाइम बचता है। तो इस चीज से आप ये सीख लीजिए और इसको ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 8 है और मुझे इन सब का सम फाइंड करना है, यानी कि मुझे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है क्या? n/2। अच्छा, अब अंदर क्या लगाऊंगा भाई? 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n-1d और एक होता है a1 प्लस लास्ट टर्म। अरे भैया जब फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो मैं पहला वाला लंबा फॉर्मूला क्यों लगाऊं? मैं डायरेक्ट लिख दूंगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बात खत्म। यहां पे n की जगह मैं पुट कर दूंगा 8, तो s8 की वैल्यू हो जाएगी 8/2, ब्रैकेट के अंदर a1 है आपके पास 3, और लास्ट टर्म कितना है? तो लास्ट टर्म, अरे देखो ना 24 है, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया 24। ये an लिखने की अब जरूरत है नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8/24 होता है, 24 प्लस 3 27 होता है, तो बस 27 इंटू 4 कर दो। 27 इंटू 4 कितना होता है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ये होता है आपके पास 108। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर सेम आएगा। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है वो 108 है।
ये मत सोचना अरे सर इतने छोटे से सवाल में आपने 3 मिनट लगा दिए। भैया सवाल को सॉल्व करने में तो मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, पर जो चीज मैं सिखाना चाहता था कि आपको क्वेश्चन रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उस चीज के लिए 3 मिनट दिए हैं मैंने आपको। इसीलिए आप इस बात की महत्वपूर्णता को समझिए कि भैया क्वेश्चन पेपर हमको 5 मिनट पढ़ना है और फिर हमको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, वरना बहुत बुरे फंसोगे सिली मिस्टेक्स के चक्कर में। ना भी कुछ तो आप 10 से 15 मिनट बर्बाद करते हो। भरोसा नहीं है तो कोई सा भी एक सैंपल पेपर उठाओ और बस सॉल्व करना चालू कर दो। 4 पन्ने तो कटे कुटे मिलेंगे। खुद सोच के देखो, 4 पन्ने लिखने में और काटने में क्या तुम्हारा 10 मिनट नहीं जाता है? अरे भैया जाता है। तो बचाओ ना उस टाइम को। कैसे बचाए? तो 5 मिनट निकाल के दे दो पेपर पढ़ने में और फिर पेपर सॉल्व करके देखो, एक नया सैंपल पेपर, कम सिली मिस्टेक्स होंगी, समय आपका बचेगा। तो इस तरीके से हम हमारे एग्जाम स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। चलिए फिलहाल सवाल नंबर 19 होता है आपका खत्म और बारी आ जाती है सवाल नंबर 20 की। कब पूछा गया था? तो ये आपसे पूछा गया था 2017 में। कितने मार्क्स का पूछा गया था? तो 2 नंबरों का आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। Which term of the progression is the first negative term? वाह भाई, आपसे बोला गया है, एक प्रोग्रेशन दिया गया है। अब प्रोग्रेशन के सामने अरिथमेटिक तो लगाया ही नहीं, अब क्या करें भैया? हमारे सिलेबस में एक ही प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको बोला गया है कि भैया इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। सवाल समझ रहे हो भैया? ये एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है? तो चलो देख लेते हैं कैसे करें। चलिए पढ़ने से हम स्टार्ट करते हैं। विच टर्म, अच्छा रीड तो कर ही दिया था। चलो भाई बहुत आसान काम है। देखो ये जो एपी है, आपको अगर कोई बोला जाए कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म आप लिख देंगे कि A1 जो है वो हमारे पास 20 गिवन है। अगर कोई बोले कॉमन डिफरेंस निकालो, तो वो कैसे निकालोगे? अरे वो तो बड़ा आसान काम है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले लो, यानी कि आप इन दोनों टर्म्स को ले लीजिए, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए। तो आगे वाला है आपके पास 19 1/4 और पीछे वाला है आपके पास 20। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पे देखो 4 इंटू 19 करोगे मिक्स फ्रैक्शन, और जो भी आंसर आएगा उसमें आप प्लस कर दोगे। तो 19 4 होता है 76 और 76 + 1 होता है 77, यानी कि 77/4 -20 आपके पास बन चुका है। यहां पे आप क्या ले सकते हैं? यहां पे आप एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, अरे बड़ा सिंपल काम है, ये 77 है और ये 20 × 4 क्या बन जाएगा? 80 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 77 है, 20 × 4 आपके पास 80 है, आप डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3/4 आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया। और हमें पता करना है कि कौन सा टर्म जो है, कौन सा पहला ऐसा टर्म है जो नेगेटिव होगा। तो क्यों ना मैं बात कर लूं एपी के nth टर्म की। nth टर्म जो होता है एपी का, वो होता है A1 + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर मैं यहां पे चीजों को देखूं तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म तो 20 है। अगर n की वैल्यू मुझे जाननी है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मैं जानता हूं, अभी अभी निकाली है, ये रही -3/4, मैंने यहां पे पुट कर दिया। अब आपसे बोला जा रहा है, आपको बताना है कि कौन सा टर्म जो है पहला नेगेटिव टर्म है। तो हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म है ये पहला नेगेटिव टर्म है। तो अगर ये पहला नेगेटिव टर्म है, यानी कि nth टर्म की वैल्यू किससे छोटी होगी? भैया 0 से छोटी होगी। और nth टर्म की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल रखी है, तो मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी an की जगह आ जाएगा 20 प्लस जो जी चीजें हैं वही लिख रहा हूं वहां पे n-1, और यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे आपके पास -3/4 है, और ये किससे छोटा है? ये 0 से छोटा है। अब देखिएगा भाई, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस और ये वाला माइनस आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे? माइनस बन जाएंगे। यानी कि 20 माइनस ये रहा n-1 और ये है आपके पास 3/4, ये है आपके पास 0 से छोटा। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो पूरी चीज है इसके सामने क्या है? माइनस साइन है। तो क्यों ना मैं इसको LHS से RHS में भेज दूं? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएगा 20 लेस देन का साइन इधर, ये पूरी चीज उस तरफ चली गई, तो माइनस से उस तरफ गई तो क्या बन गई? भैया प्लस बन गई। तो n-1 इंटू 3/4 बन गया। इस पूरी चीज को आप अगले पेज पे लिखिए, क्योंकि हमें इसे करना पड़ेगा अच्छे से सॉल्व। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है 20 लेस देन n-1 इंटू 3/4। तो लिखते हैं 20 लेस देन n-1 इंटू क्या है? 3/4 है। अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, यहां पे देखो जरा 3/4 है। क्या है भैया? 3/4 है।
किस में है, इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो RHS से LHS में ले आओ, ये जो 4 डिनोमिनेटर है ये इधर आके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा और ये लेस देन n-1 हो जाएगा। अब इधर देखिए जरा, 20 इंटू 4 होता है 80/3, ये है आपके पास लेस देन n-1। अब 80 को आपको 3 से करना पड़ेगा डिवाइड। चलो यहां पे कर लेते हैं डिवाइड। ये रहा आपके पास 3, ये रहा आपके पास 80, 3 2 जा होता है 6, तो 8 में से 6 सब्सट्रैक्ट करोगे 2 मिलेगा। इस 0 को नीचे उतार दिया, 3 6 जा होता है 18, तो 20 में से 18 सब्सट्रैक्ट करोगे आपको 2 मिलेगा। यहां पे पॉइंट लगा दिया, यहां पे 0 आ गया, 3 6 जा अगेन 18, वापस से 2 मिलेगा, पॉइंट लगाया 0 आया, 3 6 जा 18, और इस तरीके से मैं चलता गया और ये कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि 80/3 को डिवाइड करने के बाद मुझे मिलता है 26.66, और ये छोटा है किससे, n-1 से। क्यों ना मैं इस -1 को RHS से LHS में भेज दूं, तो भैया RHS से जब LHS में आएगा तो +1 बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा 26.66 + 1 लेस देन n। इसको सॉल्व करूंगा तो n की वैल्यू देखना जरा, भैया ये 26 है, ये 1 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 27.66, यानी कि n की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, 27.66 से। अच्छा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। भैया नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हमेशा नेचुरल नंबर में होगा। अब ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 27.66 से जस्ट बड़ा है, तो आप बहुत देर सोचोगे, सर इतनी देर भी नहीं सोचेंगे। एक ऐसा नंबर है 28, यानी कि 28 वो नेचुरल नंबर है जो कि किससे बड़ा है, भैया 27.66 से जस्ट बड़ा है। यानी कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो प्रोग्रेशन आपके सामने गिवन था, इसमें कौन सा टर्म सबसे पहला नेगेटिव टर्म है, तो 28th टर्म आपके पास इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो आपको इस चीज को यहां पे लिखना भी चाहिए। क्या लिखोगे, आप लिखोगे 28th टर्म ऑफ AP। उन्होंने प्रोग्रेशन लिखा है पर हम जानते हैं कि AP है। 28th टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पे डील करने वाले हैं, और अगर आप ये कर पाते हैं यानी कि आपको 2 नंबर जो है यहां पे मिल जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जहां पे इनइक्वालिटीज का यूज करना पड़ता है। हर क्वेश्चन आसान नहीं होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन एक टॉपर वाले बच्चे को और जिस बच्चे ने एवरेज तैयारी करी है उसको सेपरेट करता है। पर टेंशन मत लो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो वो सेपरेशन मैं खत्म कर दूंगा आपके लिए, और आप भी अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं बशर्ते आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं। बस इतना करना है आपको, एंड आई होप कि आप देख ही रहे होंगे। नहीं देख रहे हो तो अभी भी देर नहीं हुई है भैया, देखना चालू कर दो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे होता है खत्म, और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 होता है खत्म, इसीलिए बारी आ जाती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 21 की। कब पूछा गया था, तो 2016 में आपसे पूछा गया था, 2 नंबरों का पूछा गया था। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है, द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्यों, क्योंकि यहां पे ना हमें AP का फर्स्ट टर्म दिया है ना कॉमन डिफरेंस दिया है, सारी बातें nth टर्म में कर ली गई है। बोला गया है भैया कि आपके AP का 4th टर्म क्या है, 0 है। अगर AP के 4th टर्म की बात करोगे, पहले हम nth टर्म की बात कर लेते हैं। nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, तो वो यूज होता है A1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर 4th टर्म की बात करूं तो n की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, तो ये हो गया A1, n की जगह 4 तो 4-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यानी कि इसको सॉल्व किया तो A4 की वैल्यू आ चुकी है A1 प्लस 3D, लेकिन हमको तो गिवन है कि 4th टर्म क्या है, 0 है, यानी कि 0 की वैल्यू जो है A1 प्लस 3D के बराबर है। इसको अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं, आगे हम आगे सोचेंगे। हमें प्रूफ करना है कि 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। हमें दिखाना है कि हमारे AP का 25वां टर्म हमारे AP के 11वें टर्म के 3 टाइम्स है। तो क्यों ना मैं 25वां टर्म और 11वां टर्म निकाल लूं। तो अगर मैं 25वां टर्म निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे ये रहा फॉर्मूला an वाला, इसमें n की जगह 25 पुट कर दो। चलो पुट कर देते हैं। तो देखो बच्चों, A1 तो अपनी जगह A1 रहेगा, ये n की जगह यहां पे 25-1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहां पे है। इसको सॉल्व करोगे तो A25 की वैल्यू जो है वो बन जाएगी A1 प्लस 24D। ये आपके पास कौन सा टर्म आ गया, 25th टर्म आ गया। तो लगे हाथों ऐसा करो ना, 11th टर्म को भी
निकाल के रख ही लो भैया। 11th टर्म कितना होगा? 11th टर्म के लिए इसी फॉर्मूले में n की जगह आप 11 पुट कर दीजिए, तो ये a1 है, यहां पे 11 माइनस 1 हो गया, या आपके पास कॉमन डिफरेंस d है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो a1 मिलेगा, 11 माइनस 1 आपको 10 मिलेगा, यानी कि आपका जो 11th टर्म है AP का वो कितना आ गया? a1 प्लस 10d आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्या गिवन है? कि a1 प्लस 3d जो है वो 0 के बराबर है। ध्यान से देखना, बहुत जादू होगा यहाँ पे। भैया ऐसा करो, a1 को RHS में छोड़ दो, ये 3d को LHS में भेजो, तो a1 बराबर क्या आ गया? माइनस 3d आया कि नहीं आया? आ गया। तो ऐसा करो ना, ये जो 25th टर्म है इसमें जो a1 है उसकी जगह माइनस 3d पुट कर दो। देखो मैंने क्या किया, ये जो 25th टर्म है इसमें जो a1 है उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? माइनस 3d पुट कर दिया। चलो पुट कर देते हैं। तो a25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके पास a1 की जगह सर माइनस 3d, लो कर दिया पुट, और इधर तो 24d रहने दो, कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखना जरा, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पे देखते जाना भैया। ये a25 मिला, इधर देखो माइनस 3d और 24d में से माइनस 3d मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, d और d कॉमन है तो d ले लिया मैंने, 24 में से 3 घटा दो आपको 21d मिल गया, यानी कि 25th टर्म जो है वो कितना है? 21d है। तो मैंने सोचा 11th टर्म के साथ भी यही सब कर लेता हूं ना भैया, कि a1 की वैल्यू तो देखो जरा माइनस 3d है, मैंने पुट कर दिया माइनस 3d, ये आपके पास 10d है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो a11 की वैल्यू वापस से देखिए, वेरिएबल कॉमन d आ गया, 10 माइनस 3 आपके पास 7 आ गया, यानी कि 11th टर्म जो है वो आपके पास 3d है। देखने वाली बात ये है, ध्यान से देखना, a25 यानी कि 25th टर्म 21d है और आपके पास 11th टर्म कितना है? 3d है। देखते जाना, खुद बताओ जरा, क्या तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि a25 जो है 7 टाइम्स ऑफ a11 है? खुद देख के देखो जरा भैया, यहाँ पे 3d है, जब इसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 21d बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि जो मेरा 25th टर्म है वो 7 टाइम्स है। किसका 7 टाइम्स है? 11th टर्म का 7 टाइम्स है। बस बात खत्म, यही प्रूफ करना था, मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। जैसे ही प्रूफ किया मुझे 2 नंबर मिल गए। क्वेश्चंस बड़े आसान आते हैं, बस आपको तरीके मालूम होने चाहिए कि सॉल्व कैसा करना है। ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि बच्चे ये स्टेप यहाँ पे नहीं सोच पाते हैं और वो अपने 2 नंबर नुकसान खा के आ जाते हैं। हमको उससे बचना है। चलिए, सवाल नंबर 21 होता है खत्म और बारी आ जाती है सवाल नंबर 22 की। कब पूछा गया था आपसे? तो आपसे ये 2016 में पूछा गया था। कितने नंबरों का पूछा गया था? तो आपसे 2 नंबरों का पूछा गया था। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। आपके पास एक AP है और उसमें पूछा जा रहा है कि इस AP में कितने टर्म्स लिए जाएं और जब उन सबको ऐड किया जाए, बेसिकली उन सबका सम फाइंड किया जाए, तो आंसर जो आए वो 0 आए। देखिए, बड़ा सिंपल सा काम है। हम AP को लिखने से स्टार्ट करेंगे। हमारे AP का फर्स्ट टर्म है 18, अगला टर्म है 16, उसका अगला टर्म है 14, और इस तरीके से AP जो है आगे बढ़ रहा है। तो AP का जो फर्स्ट टर्म है वो तो 18 हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करोगे तो आगे वाले में से पीछे वाला टर्म घटा दो, यानी 16 में से 18 को सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको -2 मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने टर्म्स लिए जाएं कि सम क्या आए? 0 आए। यानी कि हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर आता है 2 टाइम्स ऑफ a1, यहां पे आ जाता है n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। बात खत्म। अब इसमें हमें मालूम है कि भैया सम ऑफ n टर्म्स तो 0 होना चाहिए, यानी कि LHS को आप क्या कर दो? LHS को आप 0 कर दो। ये n/2 रहने दो क्योंकि हमें n कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टर्म हम जानते हैं, तो यहां पे हमने 2 इंटू 18 रख दिया। भैया n हमें मालूम नहीं है, निकालना है, तो n-1 रहने देते हैं। कॉमन डिफरेंस की जगह हम यहां पे -2 पुट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा चीज है। ये जो n/2 है इस तरफ मल्टीप्लाई में है, तो क्यों ना इसको LHS में ले आओ, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइडेड बाय 2/n। ऑब्वियस सी बात है, n/2 है, जब इस तरफ आएगा तो 2/n हो जाएगा। इधर क्या क्या बचेगा? इधर देखना, 2 इंटू 18 36 बचेगा। यहां पे जो -2 है इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखना, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, -2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो -2n बना देगा। जब -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बना देगा।
यानी कि आपके पास क्या क्या चीजें बची भैया, आपके LHS में 0 से मल्टीप्लाई है, यानी कि उसको खत्म करके तो 0 बना दो। यहां पे आपके पास 36 है, फिर प्लस है, और ये देखो जरा अंदर क्या है, अंदर है आपके पास -2n+2। बहुत बढ़िया। अब क्या करो भैया, ये जो ब्रैकेट है इसको खोल दो, तो ये हो जाएगा 36, ब्रैकेट को खोल दो, प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये -2n+2 बनेगा। अब क्या करो, ये जो -2n है इसको RHS से LHS में ले आओ, तो ये +2n बन जाएगा, और यहां पे 36 + 2 रहेगा। तो ये तो आपके पास 2n है, 36 में 2 ऐड करोगे आपको 38 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 38/2, यानी कि n की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 19। यानी कि कितने टर्म्स लिए जाएं जिससे इस AP के उन टर्म्स का सम 0 आए, तो भैया 19 टर्म्स अगर आप ले लोगे तो उन सभी टर्म्स का सम जो है 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहां पे हो जाता है क्या, खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 2 और क्वेश्चन है हमारे पास इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, वेरी शॉर्ट आंसर भी खत्म हो गए और ऑब्जेक्टिव को भी मैंने खत्म कर दिए। तो आपके पास 2 कौन से सवाल है, एक सवाल ये है, जरा खुद से पढ़ के देखो सवाल, मैं भी पढ़ता हूं। सवाल में ये बोला गया है कि आपको AP दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि कितने टर्म्स लें कि सम 0 आ जाए। तो इसको आप एज अ होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने यहां पे कवर कर दिया। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कवर हो गया, तो एप्लीकेशन आप इस क्वेश्चन में लगा लीजिए, आंसर पा लीजिए। और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। कहां गया भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी सेम टू सेम चीज बोली गई है कि इस AP के कितने टर्म्स लिए जाएं कि सम क्या बन जाए, 0 बन जाए। यानी कि वही सारी चीजें जो आपने इस क्वेश्चन में करी थी, फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाइए, उसको 0 के बराबर पुट करिए, सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन नंबर 24 का भी सॉल्यूशन यहां पे मिल जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो था, जो कि किस पे बेस्ड था, जो कि बेस्ड था ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, उसको हम यहां पे खत्म करते हैं। और जो हमारा पार्ट 1 था, भैया आप जानते हो ना कि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं किसी भी चैप्टर का, उसको 3 पार्ट में बनाता हूं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे कर रहे हैं हम, जिसका पार्ट 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इसमें मैंने क्या डिस्कस किया, तो आपसे ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर डिस्कस किए। इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, तो इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या, आपसे मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 नंबर में आते हैं। और फिर आएंगे पार्ट 3 जिसमें डिस्कस करूंगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर जो हमारा इस चैप्टर का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। अब यहां पे भाग मत जाना, क्योंकि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इंफॉर्मेशन है सर, तो देखिए जरा भाई, यहां पे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। ये वेबसाइट के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं वो सुनो, टेंशन मत लो, कोई पैसा नहीं लेते यहां पे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहां पे भी है। पर सुन लो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं आपको। आप में से बच्चों को कंप्लेन रहती है कि जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे आते हो तो यहां पे इतना सारा कंटेंट रहता है कि आपको अपना प्लेलिस्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। आपको गूगल क्रोम खोलना है और टाइप करना है www.magnetbrains.com। जब आप ऐसा टाइप करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसके अंदर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में CBSE इंग्लिश मीडियम के अंदर आप अपने क्लास को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप क्लास को सेलेक्ट करोगे तो जितनी चीजें हम कवर कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी क्लास 10th के अंदर। और मान लो आपको मैथ्स पढ़नी है, तो ये रहा मैं और आपके अभिषेक चौहान सर। तो आप इसमें वॉच नाउ का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप वॉच नाउ का ऑप्शन क्लिक करेंगे, एक और नया विंडो खुलेगा जिसमें वो सारे टॉपिक्स जो कि हम कवर करेंगे वो सब कुछ आपको आसानी से प्लेलिस्ट में आपके सुविधा के अनुसार अरेंज है। तो भैया जो भी वीडियो देखनी है उस वीडियो पे क्लिक करो और आपको मैं अभिषेक सर सब पढ़ाते हुए यहां पे दिख जाएंगे। अब मान लो इस वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, तो ये नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करिए, आप नेक्स्ट वीडियो भी बड़ी आसानी तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से जितना कंटेंट आप चाहो आप बड़े ही आसानी तरीके से कंज्यूम कर सकते हो, सब कुछ आप सीख सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम एक नया चैनल लेके आए हैं। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पे आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है हिंदी मीडियम में, यानी कि यहां पे हम आपको मैथ्स भी हिंदी में पढ़ाते हैं, साइंस भी हिंदी में पढ़ाते
पढ़ाते हैं, सोशल साइंस भी हिंदी में पढ़ाते हैं और इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी चीजों को हम हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है ये चैनल। अब जरा मैं आपको इस वीडियो का कंक्लूजन दे ही देता हूं। तो कंक्लूजन में आपको मैं मैग्नेट ब्रेन्स के विजन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। मैग्नेट ब्रेन्स का विजन है 100% फ्री एजुकेशन, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यस, आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। कैसे? तो इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इन वीडियोस को शेयर करके, जिससे हमारा जो ये विजन है दूर दूर तक जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले पाए। तो इतना ही था बस इस वीडियो में। ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये पार्ट 1 था आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं शॉर्ट आंसर यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा इस चैनल पे भैया, जिससे पार्ट 2 देख पाओ, क्योंकि पार्ट 1 में सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं हुए हैं। यहां पे बड़े सिंपल से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैंने। पार्ट 2 में एकदम दमदार क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एट द एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया वीडियो देखने में। कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने रिएक्शंस, अपने व्यूज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।